बीपीएससी टीआरई 4 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप एनसीईआरटी, एससीईआरटी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को ये नया वाला एनसीईआरटी बुक है। उसके बाद ये है हमारे पास बिहार में जो चल रहा है एससीईआरटी बुक ये है, और जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये है पुराना वाला एनसीईआरटी। यानी कि ये तीनों किताबों का हम विश्लेषण करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। इससे पहले एक पार्ट वीडियो बन चुका है जिसमें हम मतलब जो है संसाधन एवं विकास को लेकर के आगे बढ़े थे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम भू संसाधन का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। जो कि ये किताब आप लोग अगर पढ़ लेते हैं तो आपका 30 से 35% मतलब जो है मार्क यहीं से आएगा। क्योंकि आप पिछला जो एग्जाम हुआ था अगर वो आप देखेंगे तो आपको ये अनुभव हो गया होगा कि किस तरह से वहां से प्रश्न पूछा जाता है। और आप ये किताब को अगर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़े होंगे तो आप फिर उस प्रश्न को नहीं बना पाएंगे। क्या है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो ये नया वाला एनसीईआरटी से पूछा जाता है, उसके बाद बहुत सारा प्रश्न ऐसे होता है जो इस एनसीईआरटी में है लेकिन ये एससीईआरटी में नहीं है, और बहुत सारा प्रश्न इस एससीईआरटी में ऐसा है जो कि ना तो इसमें है और ना ही इसमें है, बल्कि ये जो पीछे देख रहे हैं आप ये पुराना वाला एनसीईआरटी इसमें आपको देखने के लिए अवश्य मिलेगा। यही तीनों किताब का व्याख्या हम लाइन बाय लाइन इस वीडियो में करने जा रहे हैं। ये वीडियो सीरीज ही है, मतलब जो है धम्मा का सीरीज, जिसमें हम धम्मा का व्याख्या करते हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को भरोसा करके शुरू से लेकर के अंत तक एक बार अवश्य देखिएगा, क्योंकि यही एक YouTube चैनल है जिसपे आप 3 किताब का जो है कंटेंट एक जगह आपको मिलता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसमें कि हम आज के इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से भू संसाधन के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों बुक यानी एनसीईआरटी पुराना और नया, साथ ही साथ आपको हम एससीईआरटी बुक जो है यानी कि तीनों को इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। आप इस वीडियो में बिल्कुल शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को आप एक बार भरोसा करके देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है शायद ही किसी वीडियो में आप लोगों को इस तरह का कंटेंट मिलता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो यहाँ हम लोग बारीकी के साथ ये समझेंगे कि ये जो है भू संसाधन, इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं जो एनसीईआरटी हम लोग को बताने की कोशिश करती है। हम भूमि पर रहते हैं, ये बात जाहिर है, इस पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग करते हैं, विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं, यानी कि मिट्टी पर हम विभिन्न प्रकार का जो कार्य करते हैं उसके बारे में कह रहा है। अतः भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यानी कि अब समझिए कि भूमि जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि इस पर हम विभिन्न प्रकार के अपनी आर्थिक जीवन की क्रियाकलाप करते हैं। साथ ही साथ इस भूमि का हम लोग विभिन्न रूपों में प्रयोग करते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। तो प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि कैसी संसाधन है? तो ये क्या है, एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। यानी कि जो भी भूमि हमारे पास है वो संसाधन जो है भूमि संसाधन कहलाएगा, और वो जो है क्या है, तो ये सीमित है। सीमित का मतलब कि ये जो है निश्चित है कि इतना ही है। मान लीजिए कि अगर ये 10 किलोमीटर क्षेत्र तक फैला है तो ये 10 किलोमीटर क्षेत्र तक ही फैला है, ना तो ये 10.5 होगा, 11 होगा। यानी कि ये होगा भी तो करोड़ों वर्ष लग जाएंगी इसको बढ़ने में।
इसीलिए मिट्टी जो है यानी कि भूमि जो है ये प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन लेकिन ये जो है सीमित संसाधन है। चलिए इसमें थोड़ा और भी देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। भारत की भूमि जो है उन पर पर्वत पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, मैदान भी देखने के लिए मिले, उनके द्वीप भी हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कि यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा ये 43% है। कितना है? तो ये 43% जो कि मैदान में है। साथ ही साथ जो कृषि और उद्योगों के विकास के लिए सुविधाजनक है, यानी कि हम लोग जो कृषि उगाते हैं या फिर विभिन्न प्रकार की जो उद्योग लगाते हैं तो यही मैदानी क्षेत्र में जो कि 43% है। उसके बाद पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है, यानी कि पर्वत जो है, पर्वत कितना 30% भाग पर ये विस्तृत है। ये कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। कौन? ये पर्वत। पर्वतों से ही नदियाँ निकलती है, जो बारहमासी नदियाँ होती हैं, जिसमें सालों भर पानियाँ होती है। उसके बाद फिर ये पर्यटन के विकास को लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाती हैं। जहाँ से नदियाँ निकलती है इन पर्वतीय क्षेत्रों से, तो ये विभिन्न दर्शनीय स्थलों का मतलब जगह का निर्माण करता है। और जाकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% भाग पठारी है। ये जो है 27% भाग ये देश का पठारी क्षेत्र है, यानी कि कुल मिलाकर के हम यहाँ देखें तो 43% भाग मैदान है, 30% भाग आपका पर्वत है, उसके बाद 27% भाग पठार है। इस तरह से हम लोग देख लिए हैं कि किस तरह से हम पृथ्वी का उपयोग कर सकते हैं और जाकर के किस तरह से हम लोग कौन सा एरिया में कितना योगदान करते हैं। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे कि इन क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष हैं। तो किन क्षेत्रों की यहाँ पे बात कर रहे हैं? तो इन क्षेत्रों पर पठारी क्षेत्र, जो कि ये 27% भाग जो है ना दोस्तों, इसी के बारे में कह रहा है। इस क्षेत्र में खनिजों का, जीवाश्म ईंधनों का, उसके बाद वन तथा अपार संचयन है, यानी कि इनमें विभिन्न संसाधनों का संचयन बना हुआ है। भूमि संसाधन का उपयोग जो है हम लोग करते हैं, विभिन्न उद्देश्य से करते हैं, तो वो कुछ उद्देश्य यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा इस पे हम लोग ध्यान देंगे। पहला है वन, यानी कि वन को लगाने की मकसद से हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं। उसके बाद कृषि के लिए करते हैं, तो इसमें दो प्रकार की आ जाती है। एक है बंजर या फिर कृषि अयोग्य भूमि, यानी कि वैसी भूमि जिस पर खेती नहीं की जाती है, वो बंजर भूमि कहलाती है। उसके बाद है गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग, यानी कि ये दूसरा प्रकार है जिसमें हम लोग घर बनाते हैं, उद्योग लगाते हैं, सड़क बनाते हैं, रेलवे लाइन बिछाते हैं। इस प्रकार की गैर परियोजना में लगाई गई कृषि योग्य भूमि है नहीं है। उसके बाद फिर आ जाती है 3 नंबर पे पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, यानी कि कुछ ऐसी भूमि है जो पड़ती भूमि है लेकिन वो कृषि के लिए अयोग्य है। तो इसमें 1 नंबर पे देखते हैं तो अस्थाई चारागाह तथा अन्य गोचर, यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अस्थाई चारागाह है, जहाँ पे गोचर भूमि है, यानी कि गाय को चराते हैं। उसके बाद है 2 नंबर पे विविध वृक्ष, फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है, यानी कि कुछ ऐसी भूमि है ये जिस पर वृक्ष लगे हुए हैं, फसल लगे हुए हैं या फिर उपवन जो लगे हुए हैं, ये ऐसी भूमि है जो पड़ती है लेकिन ये कृषि के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है। उसके बाद यहाँ 6 नंबर की अगर हम बात करें, कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई है। देखिए कुछ ऐसी भूमि है जिसपे मतलब कृषि की जा सकती है, लेकिन कृषि योग्य बंजर भूमि इसको कहेंगे क्योंकि ये 5 वर्ष से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई है इस भूमि में। उसके बाद हम लोग चलते हैं 4 नंबर पे पड़ती भूमि। इसमें देखिए वर्तमान पड़ती जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो, यानी कि वर्तमान पड़ती किसको कहेंगे? तो कुछ ऐसी ज़मीनें होती हैं जिसमें 1 साल के भीतर किसी भी प्रकार का कृषि की खेती नहीं की गई है, उसी को हम लोग वर्तमान कृषि भूमि कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम विस्तार से देखने की कोशिश करें तो यहाँ हमको दिखाई पड़ रहा होगा
कि वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि या पुरातन प्रति जहां 1 से 5 वर्ष के से खेती न की गई है, कम से कम 1 वर्ष अधिक से अधिक 5 वर्ष के बीच में ऐसी भूमि पर जहां कृषि नहीं की गई है, उसे वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि के रूप में जानते हैं। उसके बाद यहाँ 5 नंबर की अगर हम बात करें तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र या फिर निवल बोया गया क्षेत्र के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो इसमें यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो इसमें कहा है 1 वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। यानी कि 1 वर्ष में 1 से ज़्यादा फसल को उगाने की जो बात कह रही है वही क्या है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे भारत में भू उपयोग का स्वरूप, भारत में जो भूमि है उनके उपयोग के विषय में हम लोग ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखेंगे तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, उच्चावच, मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। दोस्तों भूमि का जो उपयोग है उसको निर्धारित करने वाले कुछ तत्व यहाँ पे दिए गए हैं जो कि भौतिक कारक हो सकता है, जैसे भूमि की आकृति, उसके बाद जलवायु या फिर मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। अब थोड़ा यहाँ समझेंगे कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग ही भूमि उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। यानी कि भारत का क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन उसका जो अभी तक हम लोग अनुमान लगा पाए हैं 93% ही उनका पता लग पाया है। तो अब यहाँ समझने वाली बात है 7% ऐसे हैं जिसमें कि अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो किस तरह की है, कि पूर्व उत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है। यानी कि भारत अगर देखेंगे तो भारत का ये वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र वाला राज्य अगर आप देखेंगे तो असम को छोड़कर जो जितने भी 6 राज्य हैं उनमें जो भूमि का आंकड़ा है उसका सर्वे नहीं किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, उसके बाद जो है पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्र के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। तो जम्मू कश्मीर वाला हो गया, उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य को असम के छोड़ करके जो क्षेत्र है वो वाला, उसके बाद पाकिस्तान और चीन के अधिकार क्षेत्र में जो भी ये भूमि है भारत का, उसका भी सर्वेक्षण अभी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इसके अंतर्गत 7% भूमि का उपयोग अभी तक पता नहीं चला है। तो अस्थाई चारागाह जो है उसके अंतर्गत जितनी भूमि थी लेकिन उसकी कमी हो गई है। अब पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे, ये चिंता का विषय है, और इसके क्या परिणाम होंगे ये भी चिंता का विषय है। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा होती है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्ष में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर दिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में समान नहीं है, बल्कि अलग अलग है। पंजाब और हरियाणा की अगर बात करें तो 80% भूमि पर खेती की जाती है पंजाब और हरियाणा में, परंतु वहीं अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सिर्फ 10% भूमि पर ही 10% जो भूमि उससे कम क्षेत्र में ही कृषि की जाती है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ क्षेत्रों में। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 ईस्वी में लागू किया गया था, जिसके अनुसार ये कहा गया था किसी भी देश की मतलब स्वास्थ्य की अगर बात करें तो उसमें उसके भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल 33% भाग पर वन का विस्तार होना आवश्यक है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम हो गई है। वन नीति द्वारा निर्धारित सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है।
भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा भाग कृषि परियोजना में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी, चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय शामिल भी है। अब देखिए, यहाँ पे गैर कृषि परियोजना में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग आदि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदाएं आ सकती है। तो इस तरह से भूमि का जो हम लोग बिना सोचे हुए उपयोग करते हैं विभिन्न रूपों में, तो जिसकी वजह से भूमि पर निम्नीकरण की समस्याएं उत्पन्न होती है, जिससे फसल उगाने में काफ़ी समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से आगे चल कर के काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भूमि का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इस भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही प्राप्त करते हैं। ये अच्छी तरह से आप जानते भी हैं। मानव कार्यकलाप के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। अब देखिए, भूमि का जो हम लोग उपयोग करते हैं विभिन्न रूपों में, जिसकी वजह से भूमि का निम्नीकरण काफ़ी तेज हुआ है। साथ ही साथ भूमि निम्नीकरण करने वाली जो ताकत है, पर्यावरण ये मतलब जो है प्राकृतिक ताकत, उसको भी बल मिलता है, जिसकी वजह से भूमि का निम्नीकरण होता है। इस समय भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। बाप रे, 13 करोड़, यानी कि 13 करोड़ ऐसी भूमि है जो निम्नीकृत है। उसके बाद इसमें लगभग 28% भूमि निम्नीकरण वनों के अंतर्गत आता है। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है, यानी कि 56% ऐसा क्षेत्र है जिसमें जल मतलब ढका हुआ है, और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। मानव क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण के मुख्य भूमिका निभाई है। यानी कि भूमि का जो निम्नीकरण है उसमें पशुचारण भी मुख्य भूमिका निभाती है, वनों की कटाई भी, साथ ही साथ खनन क्रिया जो करते हैं उसकी वजह से भूमि की निम्नीकरण भी काफ़ी तेज हो पाई है। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे। खनन के बाद खदानों वाले स्थानों को गहरी खाई और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। जब किसी क्षेत्र में आप खनन करते हैं तो उन क्षेत्रों को खुला छोड़ दिया जाता है, और उसमें जो मलबा है उसको भी खुला ही छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्य में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य मतलब कारण बन चुका है। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि एक हो गया गुजरात, उसके बाद हो गया राजस्थान, उसके बाद हो गया आपका मध्य प्रदेश, तो उसके बाद हो गया आपका महाराष्ट्र। ये 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे अति पशुचारण की वजह से भूमि निम्नीकरण की समस्या देखने को मिल रही है। वहीं जब अब आगे बढ़ते हैं, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी कि पंजाब लेते हैं, हरियाणा लेते हैं, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी कि PU लिखते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हम समझेंगे इसको। तो ये पंजाब, हरियाणा, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। यानी कि ये ऐसे 3 राज्य हैं जहाँ पे अति सिंचाई के कारण भूमि की निम्नीकरण हुआ है। अति सिंचित से उत्पन्न जल क्रांतता ही भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। भूमि को जब अधिक सिंचाई करते हैं तो उसके अंदर जल की मात्राएं बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भूमि निम्नीकरण का एक रूप देखने के लिए मिलता है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीय गुण बढ़ जाती हैं। किसी भी मिट्टी में ज़्यादा दिन तक पानी जमने से उसका क्षारीय गुण जो है वो बढ़ जाती है, उसमें लवण की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रिया जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसने और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खरी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूलकण विसर्जित हो जाती है। जब इसकी परत पृथ्वी पर जम जाती है तो मृदाएं। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा देखेंगे कि भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई तरीके हैं। वन रोपण, यानी कि भूमि निम्नीकरण जो है उसको रोकने के लिए हम वृक्ष को रोप सकते हैं, चारागाह का उचित प्रबंधन कर सकते हैं,
इससे कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पैरों की रक्षक मेखला पशु चरण नियंत्रण। पैरों की रक्षक मेखला का मतलब वो होता है कि अगर हम मतलब फसल लगाते हैं तो उसके बीच बीच में हमको पेड़ लगा देना चाहिए, और जाकर के जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है उस पर इस तरह से पेड़ लगाना चाहिए ताकि वहाँ की मिट्टी कटाई कम हो जाए। तो उसके बाद रेतीली टीलों को कांटेदार झाड़ियों लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव को रोकथाम की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग मिट्टी संसाधन के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक जो आप पढ़े हैं अगर वो आपका दिमाग में नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब इस जगह से जो आगे बढ़ेंगे ये आपका दिमाग में रहना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्ज़ाम में बहुत सारा प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसीलिए ये आप यहाँ से विस्तार से देखने की कोशिश करिए। मृदा संसाधन। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन का ही एक रूप है मृदा संसाधन। और जाकर के आपको इस वीडियो में जो मिलेगा ओल्ड और जाकर के न्यू यानी कि पुराना और नया एनसीईआरटी बुक का कंटेंट लाइन बाय लाइन, साथ ही साथ आप लोगों को एससीईआरटी का लाइन बाय लाइन हर एक वो कंटेंट मिलने जा रहा है जो आप बुक अगर आपके पास नहीं है तब पर भी आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपकी सारी चिंताएं ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम हर वो चीज़ को बताते हैं जो एक बुक में है और दूसरे बुक में नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये कंप्लीट ज्योग्राफी का मतलब सेशन है, जिसमें हम 3 यानी कि पुराना एनसीईआरटी, नया एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक को कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले एक पार्ट हो चुका है, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसमें हम अध्ययन करने वाले हैं मृदा संसाधन। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यहाँ देखेंगे दोस्तों तो आप ये समझ गए होंगे कि मृदा संसाधन क्या है। तो जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि मृदा मृदा मीन्स होता है मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। जी हाँ दोस्तों, आप जिस मिट्टी में रह रहे हैं वो नवीकरणीय योग्य संसाधन है, लेकिन ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है जो कि महत्वपूर्ण संसाधन है। यह पौधों के विकास का सबसे अच्छा माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। यानी कि किसी भी प्रकार का जो पौधा हम लोग उगाते हैं तो वो पृथ्वी पर ही उगाते हैं, यानी कि मिट्टी पर ही उगाते हैं। मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। यानी कि मृदा का निर्माण यानी कि मिट्टी का जो निर्माण होता है उनका निर्माण में करीब करीब लाखों वर्ष लग जाते हैं। कुछ ही सेंटीमीटर मृदा का निर्माण होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक सेल और संस्तर सेल या फिर जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। यानी कि पृथ्वी की जो मिट्टी है यानी कि मृदा का जो निर्माण होता है उनके लिए ये जनक सेल है, उसके बाद उच्चावच है, समय है, फिर जलवायु है। इसी तरह की 6-7 फैक्टर है जिसकी वजह से मिट्टी का निर्माण होता है। अब यहाँ थोड़ा देखेंगे कि प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। यानी कि ये सभी क्रियाएं मिलकर के मिट्टी की जो निर्माण होती है उनमें ये अपनी भूमिका निभाती है। मृदा यानी कि मिट्टी में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण है। मृदा यानी कि जिसको हम लोग जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। यानी कि मिट्टी की निर्माण जो होती है जैव और अजैव दोनों पदार्थों से मिलकर के बनती है।
मृदा यानी कि मिट्टी बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंगों, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक तथा भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि भारत की जो मृदा है उनको हम रंग के आधार पर, तत्व का निर्धारण के आधार पर, गहराई के आधार पर, उसकी बनावट के आधार पर, उनकी आयु के आधार पर या फिर रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर ही मतलब जो है मिट्टी की मतलब जो है वर्गीकरण करते हैं, यानी कि भूमि संसाधन का हम लोग वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे देखते हैं तो मृदाओं का वर्गीकरण ये वाला आप ध्यान देंगे, ये आपका VVI हो जाता है यहीं से, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न बन चुके हैं। आप यहाँ ध्यान से देखिए, भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पति पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हो गई हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार की मिट्टी का जो विकास हुआ है, जिसकी वजह से उच्चावच भू आकृति, जलवायु, वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ पे हम लोग आप ध्यान से और विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण हो जाती है। ये वीडियो आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो इस बुक का, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण मतलब जो है ये हिस्सा है। यहाँ पे सबसे पहला जो वर्गीकरण किया गया है ये है आपका जलोढ़ मृदा। जी हाँ दोस्तों, ये जलोढ़ मृदा के बारे में आप इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ जाइए, क्योंकि ये जो है आपका NCERT के नया और पुराना दोनों में देखने के लिए आपको मिलेगा। साथ ही साथ SCERT जो है बुक, उसमें भी ये देखने के लिए मिलेगा। तो आप थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे। हम आपको एक फिगर के माध्यम से सब कुछ बताने की प्रयास करेंगे। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है। कौन मृदा? तो ये जलोढ़ मृदा जो है काफ़ी विस्तार में फैला हुआ है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है, यानी भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी की अगर बात करें तो ये जलोढ़ मिट्टी है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि भारत, ये जो है आपका ये वाला भारत, इसका संपूर्ण उत्तरी मैदान, यानी कि भारत का जो ये उत्तरी मैदान आप इधर देख रहे हैं, ये क्या है? ये संपूर्ण जलोढ़ मृदा से मिलकर के बना है। यानी कि आप इतना ध्यान में रखेंगे कि जलोढ़ मृदा का निर्माण, उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है उस मैदान का निर्माण हुआ है जलोढ़ मृदा से। अब यहाँ ये मृदाएं हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बना है। अब यहाँ आप थोड़ा देखेंगे तो भारत का जो ये उत्तरी मैदान वाला हिस्सा है, जो कि मैदान है, भारत का जो ये उत्तरी हिस्सा वाला जो मैदान है, ये यहाँ ये हिमालय पर्वत से 3 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। एक है आपका सिंधु नदी, उसके बाद दूसरा है गंगा नदी, फिर है ब्रह्मपुत्र नदी। यही तीनों नदियों के द्वारा निक्षेप जो लाए गए हैं, उन्हीं निक्षेप की वजह से इस मृदा का निर्माण हुआ है, क्योंकि ये तीनों नदियाँ हिमालय की गोद से ही निकलती हैं। इसी वजह से आप यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर के हिमालय का जो मैदान है उसका निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये तीनों नदियाँ। तो चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये जो कि महत्वपूर्ण हो जाती है बेहद। तो यहाँ पे देखें, एक सांकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। अब थोड़ा सा यहाँ देखेंगे तो उत्तर का मैदान, ये वाला कुछ सकरा सा पतला सा मैदान आपको दिख रहा होगा यहाँ से। तो यही सकरी गलियारे के द्वारा जो है ये मतलब जलोढ़ मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई हैं। आपको प्रश्न में पूछ सकता है कि जलोढ़ मृदा का विस्तार किन राज्यों तक फैला हुआ है, तो ये आप पतली सकरी सी रास्ता के द्वारा ये मृदाएं जो है गुजरात और राजस्थान तक फैली हुई हैं। अब थोड़ा सा देखिए, इसमें पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों की डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बना है। अब देखिए, पूर्वी तटीय मैदान, ये आपका जो भारत है, भारत का ये वाला हिस्सा पूर्वी तटीय मैदान जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये भी जो है आपको बता दें कि
जलोढ़ मिट्टी से ही बना है, यानी कि जलोढ़ मृदा से ही इस मैदान का निर्माण हुआ है। और जाकर के इस वाला एरिया में विभिन्न प्रकार की जो नदियां हैं, जैसे महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये नदियों के माध्यम से जो है जलोढ़ मृदा वाली मैदान का निर्माण हुआ है। आप थोड़ा-सा इसमें कंसेंट बना कर के रखिए ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। यानी कि जलोढ़ मृदा जो है उसमें 3 चीज़ मुख्य रूप से पाई जाती है। सबसे पहला है रेत, उसके बाद है सिल्ट, फिर उसके बाद है मृत्तिका। इसका जो है विभिन्न अनुपातों में मिलने से मतलब जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। चलिए सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि आखिर ये रेत क्या है। देखिए दोस्तों, आप यहाँ देख रहे होंगे कि रेत जो है छोटा-छोटा गोला-गोला है और रेत का आकार थोड़ा बड़ा होता है। उसी तरह से सिल्ट पे चलते हैं तो ये आपको दिख रहा है कि ये पाउडर के जैसा दिखने में लग रहा है। उसके बाद ये जो है ये आपको गीली मिट्टी के जैसा देखने के लिए मिल रहा है, मृत्तिका। इसी को हम लोग बोलते हैं चिकनी मिट्टी। यानी कि ये तीनों का विभिन्न अनुपातों में जब आपस में मिलन होता है तब जाकर के जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो आप समझ गए होंगे कि रेत क्या है, फिर सिल्ट क्या है या फिर मृत्तिका क्या है। यानी कि जलोढ़ मिट्टी की निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाती है रेत, सिल्ट और मृत्तिका। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर आते हैं, यानी कि नदी का जो मुहाना है, इधर से जब हम ऊपर यानी जहाँ से नदी निकलती है उधर जब हम जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। यानी कि जहाँ से नदियाँ निकलती हैं उनके पास मिट्टी का जो आकार है, जो कण है, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होने लगता है। यानी कि वो बड़ा होता है, जब वो धीरे-धीरे लुढ़कते हुए नदी के मुहाने तक पहुँचती है तो उनका आकार छोटा हो जाता है। तो अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण वाली बात है कि नदी के मुहाने से जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो मृदा के कण मोटा होता है। तो ऐसी मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो नदी घाटी की ऊपरी भाग जैसे ढाल भाग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है। ऐसी मृदाएं पर्वत के तलहटी पर बने मैदान। अब यहाँ एक बार प्रश्न आया है आपका बीपीएससी टीआरई में कि पर्वत के तलहटी के पास जो मैदान है उस मैदान का नाम क्या है। यहाँ पे देखिए आपका एनसीईआरटी बिल्कुल ये बात को क्लियर करती है कि ऐसी मृदाएं पर्वतों के तलहटी पर बने मैदान जैसे द्वार या फिर चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पाई जाती है। यानी यहाँ पे अब समझने वाली बात है, पर्वतों के तलहटी वाला जो मैदान है उस मैदान का नाम क्या है, तो द्वार या चो। इसमें किस प्रकार की मतलब मृदाएं पाई जाती है, मिट्टी की कण पाई जाती है, तो इसमें मोटे कण की मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ आप देखेंगे, मैं अब यहाँ 3 चीज़ आपको याद रखना है। पर्वत जो है, पर्वत के तलहटी में जो मैदान है उस मैदान का नाम एक तो याद रखेंगे, इस मैदान का नाम है द्वार और दूसरा नाम है चो, इसी को बोला जाता है। फिर इसी को बोला जाता है तराई का मैदान। जी हाँ दोस्तों, तराई। यानी कि इसको हम लोग 3 नाम से जानते हैं, तीनों एक ही है लेकिन अलग अलग नाम से तीनों को हम लोग जानते हैं, द्वार, चो या तराई। ये मतलब जो है आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृत्तिकाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती है। यानी कि अब एज के आधार पर जो देखा जाता है जलोढ़ मृदाएं ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। अब ये 2 प्रकार के जो होते हैं, एक है आपका पुराना जलोढ़, एक है आपका पुराना जलोढ़। उसके बाद है आपका दूसरा, ये है नया जलोढ़, नया जलोढ़।
तो देखिए दोस्तों, एज के आधार पर जब आप देखेंगे तो जलोढ़ मृदाएँ 2 प्रकार के हैं। एक है पुराना जलोढ़, जिसको कि हम लोग बोलते हैं बांगर, यानी कि पुराना जलोढ़ को हम लोग क्या बोलेंगे? बांगर बोलेंगे। और नया जलोढ़ को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये बोलेंगे खादर। नया जलोढ़ को हम लोग खादर बोलेंगे। खादर और बांगर, बांगर होता है आपका पुराना जलोढ़ मृदा है और खादर होता है आपका नया जलोढ़ मृदा है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जलोढ़ मृदाएँ 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, रेत, सिल्ट और मृत्तिका। साथ ही साथ ये मृदाएँ कहाँ पाई जाती है? पर्वतों के तलहटी क्षेत्र में जो मैदान बने होते हैं, जिसे द्वार, चो और जाकर के तराई का मैदान कहते हैं, वहाँ पाई जाती है। साथ ही साथ ये जलोढ़ मृदाएँ जो है 2 प्रकार की मतलब है। तो एक है नया जलोढ़, जिसको हम लोग बोलते हैं खादर, और उसके बाद है पुराना जलोढ़, जिसको हम लोग बोलते हैं बांगर। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम बांगर मृदा में देखें तो कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। बांगर मतलब यानी कि पुराना जलोढ़ मृदा, उसमें जो है कंकर बजरी की मात्रा अत्यधिक होती है। वहीं खादर में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। अब खादर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो खादर में मतलब जो है मृदा की कण बांगर की अपेक्षा पतली और महीन होती है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग जलोढ़ मृदा के बारे में विस्तार से अध्ययन किए, और ये आपका सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिसमें कि हम लोग सीख रहे हैं मृदा के प्रकार को। अब थोड़ा-सा आप यहाँ ध्यान देंगे तो हम इसमें बहुत कुछ आप लोगों को बताएँगे। जलोढ़ मृदाएँ बहुत उपजाऊ होती हैं, यानी कि ये उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। मतलब ये मृदाएँ काफ़ी उपजाऊ होती हैं। और आपको बता दें कि अधिकतर जलोढ़ मृदाएँ जो है ये पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। यानी कि इस जलोढ़ मृदा में 3 रासायनिक चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक है आपका पोटाश, उसके बाद है फास्फोरस, उसके बाद है चूना युक्त। यानी कि जलोढ़ मृदाएँ में ये तीनों चीज़ें होती है, जिसकी वजह से ये मृदाएँ काफ़ी मतलब उपजाऊ मानी जाती है। अब आपको यहाँ पे हम बता दें कि जलोढ़ मृदा में गन्ना, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। यानी कि ये जलोढ़ मृदाएँ में पोटाश, फास्फोरस, चूना युक्त होने के कारण ये मृदाएँ काफ़ी उपयुक्त है। और इस मृदा में यानी कि जलोढ़ मृदा में आप गन्ना की खेती कर सकते हैं, चावल की खेती कर सकते हैं, गेहूँ की खेती कर सकते हैं, दलहन फसल की खेती कर सकते हैं। ये मृदा उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि का मतलब होता है कि एक ही वर्ष में एक से ज़्यादा फसल का उगाना गहन कृषि में आता है, जिसकी वजह से जनसंख्या घनत्व अधिक होती है। यानी कि गंगा का जो क्षेत्र है उस एरिया में अगर आप देखेंगे तो मानव बसाव सबसे अधिक है। वहाँ पे मानव की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। सूखे क्षेत्र की मृदाएँ अधिक क्षारीय होती है। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। तो इस तरह से हम लोग आज के अभी तक जो हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के विषय में हम लोग पूरा विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। और इस मृदा से संबंधित किसी भी प्रकार की जो सवालें आएगी हमारे पास, तो उम्मीद है कि अब हम उनको हल कर लेंगे। तो चलिए थोड़ा-सा यहाँ पे आपको बता दें कि आप 1 सेकंड के लिए रुकिए और एससीईआरटी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है। उस बात को पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एससीईआरटी कह रहा है कि उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि दियारा भूमि कौन सा है? तो उत्तर बिहार की बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बोलेंगे दियारा भूमि। यह मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दियारा भूमि जो कि उत्तर बिहार की यह भूमि है जो बालू प्रधान है। और इस मतलब भूमि में विश्व का सबसे ज़्यादा मक्का की कृषि उगाई जाती है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये प्रसिद्ध है विश्व लेवल पर। उत्तर बिहार का मैदान जो कि
बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी है। ये आपको SCERT बताती है। तो आपको ध्यान में रखना है, NCERT इस बात को नहीं बताई है, NCERT इस बात को नहीं बताई है, लेकिन ये बात को बताया है कौन? तो ये बताया है आपका SCERT। तो हम आपको बता दें कि हम दोनों को मिला करके ही इस वीडियो में चलेंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। मिट्टी का जो अगला किस्म है उनके विषय में हम लोग जानेंगे। अगला किस्म है, आप यहाँ देखेंगे तो काली मृदा। काली मृदा के बारे में अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। काली मृदा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, काली मृदाएं, काली मतलब काला, मृदाएं मतलब मिट्टी, यानी कि काली मिट्टी। इन मृदाओं का रंग काला है। इन्हें रेगर मृदा भी कहा जाता है, यानी कि काला मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगर मृदा, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं रेगुड़ मृदा। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि काली मृदा को काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों की ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जलवायु और जनक सेल, ये दो फैक्टर है जो कि काली मृदा को निर्माण करने में काफ़ी भूमिका निभाती है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार, यानी कि बेसाल्ट जिसको बोलते हैं, दक्कन पठार के क्षेत्र उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती हैं और लावाजनक सेलों से बने हैं। अब यहाँ पे समझेंगे इस फिगर के माध्यम से। तो काली मिट्टी जो है ये है आपका दक्कन का पठार। अगर आप देखेंगे तो आपको हम यहाँ पे बता दें कि बेसाल्ट चट्टान जो है इनके उत्तर पश्चिम में पाई जाती हैं, यानी कि इस क्षेत्र में ये मृदाएं पाई जाती हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि काली मृदाएं किस तरह से वितरित है। और आप यहाँ अगर देखेंगे ध्यान से तो ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उसके बाद मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। ये वाला एरिया जो है काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया है, जिसमें कि काली मृदाएं आपको देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो दक्षिण पूर्व दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों के घाटियों तक फैली है। ये है आपका दक्षिण पूर्व कृष्णा और गोदावरी वाला क्षेत्र। यहाँ तक ये काली मृदा का विस्तार आप लोगों को देखने के लिए मिलता होगा। अब थोड़ा सा यहाँ हम काली मृदा की अगर बात करें तो ये है आपका, देख लीजिए इस फिगर के माध्यम से, ये है काली मृदा है यहाँ पे जो दिखाया गया है। काली मृदा जो है इसकी खासियत अगर आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इसमें देखिए इस काली मृदा का कण आप देख लीजिए किस तरह का है। ये तो देखिए दोस्तों, इस काली मृदा की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही महीन कणों से और मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता जो होती है वो काफ़ी होती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। तो इस काली मृदा में फास्फोरस नहीं पाया जाता है दोस्तों। अब आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। जैसे गर्म और शुष्क मौसम पड़ती है तो ये मृदाओं में जो मिट्टी फट जाती है। अगर आप अपने एरिया में भी अगर देखे होंगे तो कभी कभी आपको इस तरह का देखने के लिए मिल रहा होगा, जिसकी वजह से इसमें अच्छी तरह वायु मिश्रित हो जाती है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है। गीली होने पर ये मृदा जो है चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसकी जोताई मानसून प्रारंभ होने की पहले बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। ये काली मृदा की खासियत है। तो अब तक हम लोग देख चुके हैं पहला नंबर पे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को अगर आप लोग समझ गए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद अब देख रहे हैं हम लोग काली मृदा। काली मृदा भी हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जो बढ़ेंगे लाल और पीली मृदा के बारे में अब यहाँ से हम लोग जानेंगे। लाल और पीली मृदाएं, इसके विषय में हम लोग अब जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग जलोढ़ और काली कर चुके हैं।
अब लाल और पीली मृदा के बारे में हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हम लोग अब देखने की कोशिश करते हैं कि लाल और पीली मृदाएँ, इसके विषय में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। अब ये दक्कन का जो पठार है, इस पठारी एरिया में जो है इस मृदा का विकास हुआ है। आप यहाँ अगर देखेंगे तो लाल और पीली मृदाएँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिण छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहा धातु के प्रसारण के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होती है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो थोड़ा इसमें हम लोग काली मृदा के बारे में और समझने की डिटेल्स से प्रयास करेंगे, क्योंकि यह है आपका NCERT यहाँ पे शॉर्ट किया है। तो अब SCERT को थोड़ा सा हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ अगर देखेंगे तो SCERT ये कहने की कोशिश कर रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और दक्षिण हिस्से में, प्रायद्वीपीय जो पठार है इसके पूर्व वाला और दक्षिण वाला हिस्सा में इस प्रकार के मृदा का विस्तार काफ़ी मात्रा में फैला हुआ है। साथ ही साथ SCERT ये बताने की कोशिश कर रही है कि लाल और पीली मृदा का जो विकास हुआ है, जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस क्षेत्र में इस मृदा का विकास अच्छी तरह से हो पाती है। उसके बाद ये लाल और पीली मृदा की बात वहीं पे SCERT है कि जो ये भारत का जो भूमि है उसका 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि में इस प्रकार यानी कि लाल एवं पीली मृदा का विस्तार है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि SCERT के अलावा जो SCERT बताती है तो कुछ फैक्ट ज़्यादा बताती है। उसके बाद यह अब NCERT बताने की कोशिश जो की है, उसके बाद SCERT जो बताई है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे SCERT ये बताती है कि काली मृदा और जलोढ़ मृदा की अपेक्षा ये लाल और पीली मृदा में मतलब जो है उपजाऊ कम होती है। इसमें फसल की पैदावार कम होती है, लेकिन इसमें जो है खाद बीज वगैरह अच्छी तरह से डाल करके अगर खेती की जाए तो ये भी अच्छी मतलब उपज दे सकती है, जिसमें कि इसमें आप अगर उपजा पाएंगे तो इस प्रकार की मिट्टी में चावल उपजा पाएंगे। उसके बाद ज्वार बाजरा जो है वो भी ज्वार बाजरा ये भी आप उपजा पाएंगे। उसके बाद मक्का की कृषि भी इसमें कर सकते हैं। आप अगर अच्छी तकनीकी की मदद लेंगे तो इस प्रकार की फसलें आप उगा सकते हैं लाल और पीली मृदा में। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये मतलब वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो चलिए थोड़ा सा इसमें हम लोग और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं लेटेराइट मृदा के बारे में। अब यहाँ अगर आप ध्यान देंगे लेटेराइट मृदा की अगर हम बात करें तो ये लेटेराइट शब्द जो है ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। लेटेराइट यानी कि लेटर का अर्थ जो है वो ईंट होता है। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, यानी कि उन क्षेत्रों में ये मृदाएं पाई जाती है जहाँ पे उच्च तापमान हो। उसके बाद जहाँ पे अत्यधिक वर्षा हो उन क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यह भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन यानी कि लिंचिंग का परिणाम है। अत्यधिक जो वर्षा होती है तो उसकी वजह से जो है ये लिंचिंग होती है, जिसकी वजह से ये मतलब मृदाएं मतलब जो है आपका लेटर यानी कि ईंट की कलर का दिखाई पड़ता है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटन करने वाली बैक्टीरिया इसमें नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे लेटेराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके ही कृषि की जा सकती है। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा
तथा असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगर आप देखेंगे तो ये मृदाएँ जो है ये है आपका कर्नाटक, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा केरल, उसके बाद इधर आप अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे है आपका मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा वाला क्षेत्र में ये मृदाएँ आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद ये असम वाला क्षेत्र के कुछ पहाड़ी भागों में इस प्रकार की मृदाएँ आप लोगों को देखने मिलती हैं। लेकिन यहाँ उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक केरल राज्य में चाय यानी कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य जो है वहाँ पे लेटेराइट मृदाएँ में उचित तकनीक को अपनाकर चाय की कृषि की जाती है। साथ ही साथ और कॉफ़ी उगाई जाती है। चाय और कॉफ़ी जो उगाई जाती है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में वो लेटेराइट मृदा में उगाई जाती है। फिर यहाँ देखेंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद केरल के लेटेराइट मृदाएँ काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। अब यहाँ थोड़ा-सा ध्यान देंगे कि काजू, जी हाँ दोस्तों, काजू की खेती के लिए आप अगर देखेंगे तो लेटेराइट जो मृदा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कहाँ? तो ये आपका मतलब आ जाएगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु। उसके बाद दूसरा नंबर की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ये है, ये वाला क्षेत्र जो है आपका ये आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो केरल, ये वाला एरिया आपका जो है केरल वाला एरिया, इस एरिया में जो है आपको मतलब केरल, यहाँ पे हम लिखेंगे केरल, ये तीनों राज्य में जो है मतलब लेटेराइट मृदा की वजह से ही काजू की फसल इसमें अच्छी उपज हो पाती है। तो हम लोग अब समझ गए होंगे किस तरह से हम लेटेराइट शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप यहाँ पे SCERT जो बताया है उसको समझने की कोशिश कीजिए। SCERT बता रहा है कि लेटेराइट मृदा का जो विस्तार है भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर, 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इसका विस्तार है। ये SCERT बता रहा है आपको। यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे तो मरुस्थलीय मृदा के बारे में हम लोग जानने की प्रयास करते हैं। तो मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकरण करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्राएं कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है और नीचे की परतों में चूने की कंकर की सतह पाई जाती है। इस कारण मृदाएं में जल अंतःसंवेदन यानी इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाती है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में किया जा रहा है। वहाँ पे खेती की जाती है, लेकिन वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी तरह से करने के बाद ही की जाती है। तो ये NCERT जो हमको समझाया उस आधार पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब थोड़ी सी हम यहाँ पे रुकेंगे और चलेंगे SCERT बुक जो है वो हमको क्या समझाने की कोशिश करती है इस प्रकार की मृदा के लिए। ये कौन प्रकार की है? तो ये मरुस्थलीय मृदा जो है उनके विषय में हमको जानकारी जो दे रही हैं। तो ये बता रही है SCERT इस प्रकार की जो मृदा है यानी कि कौन, ये मरुस्थलीय मृदा जो है इसका विस्तार जो बताया है इन्होंने बताया है राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार फैला हुआ है। उसके बाद सौराष्ट्र जो कि गुजरात राज्य में और जाकर के कच्छ यानी कि कच्छ यानी कि ये फिर गुजरात में ही आ जाता है कच्छ। उसके बाद पश्चिमी हरियाणा राज्य जो है हरियाणा राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में इस प्रकार की मृदा का उपयोग है। उसके बाद
पंजाब का दक्षिण भाग में यानी कि दक्षिण पंजाब में भी इस प्रकार की यानी कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार देखने को मिलेगा। ये वाला एरिया अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये इस तरह की मतलब जो है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है, जो कि आपको SCERT बताता है, लेकिन इस बात को NCERT अपनी बुक में नहीं दिया है। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि वन मृदा, इसी को SCERT अपनी बुक में लिखा है पर्वतीय मृदा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पर्वतीय मृदा, ये SCERT कह रही है कि ये पर्वतीय मृदा है, लेकिन NCERT है कि वन मृदा। ये दोनों आप याद रखेंगे एक ही चीज़ है, वन मृदा और पर्वतीय मृदा एक ही है। अब थोड़ा सा यहाँ देखेंगे तो ये NCERT की हम बात कर लेते हैं। वन मृदा के बारे में NCERT कह रहा है कि ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसा कि यहाँ पे NCERT का नाम से स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन SCERT नाम से ये स्पष्ट होता है पर्वतीय मृदा के बारे में। जहाँ पर्याप्त वर्षा और वन उपलब्ध है, इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढाल पर इनका गठन मोटे कणों से होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है और अधिक सिलसिलिक तथा ह्यूमस रहित होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्र, विशेषकर नदियों, सोपाना और जलपंखों में आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती है। इस तरह से NCERT क्लियर करती है। लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ समझेंगे, जो कि हमको SCERT बताने की प्रयास करती है। देखिए, NCERT में वन मृदा का कोई खास रोल नहीं दिया गया है, तो SCERT में देखते हैं कि आखिर क्या रोल दिया गया है। तो अब SCERT बताने की कोशिश करती है कि ये मृदाएं पर्वत और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कि ये NCERT बता भी रही है। जहाँ पर्याप्त वर्षा वन पाए जाते हैं, यह मृदाएं जटिल और विविधता वाली है। कौन? ये मृदा, पर्वतीय मृदा जो है, यानी कि पर्वतीय मृदा क्या है? जटिल है बहुत ही। यह नदी घाटियों में जलोढ़ मृदा एवं ऊंचे भागों में मोटे कणों वाली अपरिपक्व मृदा के रूप में पाया जाता है। अब थोड़ा सा SCERT बताती है कि पर्वतीय भागों में प्रायः भू आकर्षी जो है वनस्पति एवं जलवायविक दशाओं में पर्याप्त जटिलता एवं विविधता के कारण यहाँ एक ही प्रकार के मृदा के बड़े बड़े क्षेत्र नहीं मिलते हैं। हिमाच्छादित क्षेत्र में इन मृदाओं का अपर्दन ज़्यादा होता है और अम्लीय एवं ह्यूमस रहित होती है। ये SCERT बताने की कोशिश कर रही है। तो इसमें अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं मृदा अपर्दन और संरक्षण के बारे में। हम लोग अब यहाँ से जानेंगे मृदा का अपर्दन क्या है, इनका संरक्षण किस तरह से हम लोग करते हैं। मृदा के कटाव, उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा का अपर्दन कहते हैं। यानी कि मिट्टी जो है उसका जब कटाव हो जाता है और वह बह करके एक जगह से दूसरी जगह जाने लगता है, तो उसका हम लोग क्या कहते हैं कि ये मृदा अपर्दन हो रहा है। उसके बाद मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन आदि इसे कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। अब देखिए, मृदा का अपर्दन यहाँ पे दिखाया गया है। काफ़ी बारिश की वजह से जो पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, तो अपने साथ में आसपास के मिट्टी को काट करके बहा करके एक जगह से दूसरे लेकर के चली जाती है। तो इस तरह से मिट्टी का अपर्दन होता है। तो कई बार लोग ज़्यादा पशुचारण करते हैं, जिसकी वजह से उन क्षेत्र का मिट्टी ढीली पड़ जाती है और बारिश के दिनों में वो मिट्टी एक जगह से कट करके दूसरी जगह चली जाती है। उससे भी मृदा का अपर्दन होता है। लोग कभी कभी वन को काट लेते हैं, जो कि वन जो है मिट्टी को पकड़ के रखता है, लेकिन वह वन जब काट देते हैं तो वो मिट्टी भी ढीली पड़ जाती है, जिसकी वजह से मृदा अपर्दन संभव हो पाता है। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिका बनाती है। जैसा कि अपने ऊपर बताया, उन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसे भूमि
जोतने योग्य नहीं होती है, इसे उत्खाद भूमि कहा जाता है। चंबल बेसिन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहते हैं। चादर अपरदन आप समझ गए होंगे कि जल जो है किसी क्षेत्र से जो बहती है ढक करके चलती है और वो अपने साथ में आसपास की मृदा को घुल मिला करके लेकर के निकलती है, तो उसे चादर अपरदन कहा जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ देखेंगे तो पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने से भी ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा को कटाव करती है। देखिए दोस्तों, ये है आपका अवनलिकाएं। जी हाँ दोस्तों, ये अवनलिकाएं अगर आप देख रहे हैं तो क्या है कि जब बारिश होती है तो ये पानी जो है बहती है, तो ये पानी बहते हुए गहरी खाई बनाती है। साथ ही साथ ये मिट्टी को काट करके, यहाँ से मिट्टी को काट करके बाहर कहीं दूसरे ओर लेके चली जाती है जिधर ढाल बना हुआ रहता है। और इस प्रकार की जब मिट्टी बन जाती है तो यहाँ पे कृषि कार्य यानी कि हल जोतने का काम नहीं किया जा सकता है। तो अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे तो ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखी के समांतर हल चलाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये ऐसी इस तरह से ढाल है तो इस तरह से हमको खेत की जोताई नहीं करनी चाहिए। हमको अब इस तरह से यानी कि ढाल के विपरीत दिशा में हम लोगों को जुताई करनी चाहिए, जो कि क्षैतिज होनी चाहिए। रेखिक या फिर क्षैतिज के रूप में हम लोगों को, रेखिक तो खैर नहीं करना चाहिए, क्षैतिज में करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है मिट्टी का कटाव आसानी के साथ रुक सकती है। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखी समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल प्रवाह की गति घटती है। इसे समुच्च जोताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि को नियंत्रित करते हैं। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। ये पवन द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों को कतार में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थलीकरण महत्वपूर्ण योगदान है। अब आप देख रहे होंगे कि मतलब जो है ढाल वाले क्षेत्रों में सीढ़ीदार पट्टी का मतलब सीढ़ीदार पट्टी यानी कि ढाल इस तरह से है तो इसमें सीढ़ी के रूप में क्यारियां बना करके खेती की जाती है, क्योंकि इससे जो है मिट्टी का कटाव कम हो जाती है। मिट्टी का कटाव कम होने के मतलब लिए इस तरह की कृषि की जाती है। तो इस तरह से हम लोग अभी तक जो देखे कि मिट्टी संसाधन के बारे में हम लोग समझ गए होंगे कि भारत में किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस में कौन सी कृषि की जाती है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अब ये चैप्टर को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग जब आएंगे तो अगला अध्याय में आएंगे जिसका नाम रहेगा वन एवं वन्य जीवन संसाधन। दोस्तों, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है 10 क्लास की NCERT और SCERT। आप समझेंगे अगर बारीकी से इस क्लास की वैल्यू, तब ही आपको समझ में आएगा। अगर आप इस क्लास की वैल्यू नहीं समझते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो जो आएगा अगर आप नहीं देखेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि NCERT हर एग्ज़ाम का बेस होता है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।